हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल और स्वागत है आप लोगों का द वे बैक फिल्म के एक्सप्लेनेशन में। ये फिल्म साल 2010 में आई थी जो एक सत्य घटना पे भी आधारित है। इसमें कुछ कैदी साइबेरिया के एक जेल से भाग 6400 किलोमीटर का पैदल सफर कर इंडिया पहुंचते हैं। ये बहुत ही जानलेवा एडवेंचर और इमोशनल स्टोरी है। तो लेट्स स्टार्ट। फिल्म की शुरुआत में दिखाते हैं वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम है और सोवियत यूनियन ने पोलैंड पे हमला कर बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया होता है। इन्हीं कैदियों में एक पोलैंड का ऑफिसर भी है जिसका नाम है यानुश। उस पर बहुत सारे इल्जाम लगाए जाते हैं। सोवियत यूनियन के ऑफिसर यानुश को एक डॉक्यूमेंट जिसमें वो सारे इल्जाम लिखे हैं उसको साइन करने को बोलते हैं, लेकिन वो किसी भी कंडीशन में साइन करने को रेडी नहीं होता। उसकी वाइफ को बुलाया जाता है और ऐसा लगता है कि उसकी वाइफ काफी दबाव में है। और फिर सोवियत यूनियन का ऑफिसर यानुश के बारे में उसकी वाइफ से पूछता है कि अपने पति के बारे में क्या जानती हो। वो कहती है कि मेरे पति कम्युनिस्ट पार्टी से नफरत करते हैं और ये विदेशों में जासूसी करते हैं। ये सारी बात सुन यानुश को बहुत दुख होता है, लेकिन उसको पता होता है कि उसकी वाइफ को ये सब बोलने के लिए मजबूर किया गया है। उसको खुद की ही वाइफ के गवाही पे 20 साल की सजा हो जाती है। अब उसको साइबेरिया के गुलाग जेल में भेज दिया जाता है। ये जेल घने जंगलों के बीच में है और यहाँ से कोई अगर भाग भी जाए तो घने जंगल और बेरहम मौसम के बीच ही मर जाएगा, क्योंकि सैकड़ों किलोमीटर तक कोई आबादी भी नहीं। अब सभी नए कैदियों जिसमें यानुश भी है उनको इकट्ठा किया जाता है और फिर जेल का वार्डन बोलता है कि सिर्फ ये जेल ही तुम लोगों के लिए जेल नहीं है, यहाँ का आसपास का इलाका भी एक जेल ही है। अगर भागे तो इतनी ठंड में बच नहीं पाओगे और अगर बच भी गए तो साइबेरिया के लोकल लोग तुम लोगों को पकड़ लेंगे और मार भी देंगे, क्योंकि तुम सबके ऊपर काफी बड़ा इनाम घोषित है। अब रात में सारे लोग लाइन लगा के खाना खा रहे थे। इसी लाइन में एक अमेरिकी कैदी भी है जिसका नाम स्मिथ है। उसके थाली से खाने का टुकड़ा गिर जाता है। वो टुकड़ा एक बूढ़ा आदमी उठाने लगता है तो स्मिथ उसके ऊपर पैर रख देता है और अपना टुकड़ा उठा लेता है। यानुश ये सब देख रहा था और स्मिथ से बोलता है कि उस आदमी की उम्र तो देखो, लेकिन स्मिथ बोलता है तो क्या हुआ, मैं भी तो बूढ़ा हूँ और कम खाना खाया तो इस ठंड में जिंदा नहीं बचूंगा। लेकिन यानुश अपना खाना उस बूढ़े आदमी को दे देता है। वहीं पे खबारोव नाम का एक कैदी यानुश से बात करता है। खबारोव एक एक्टर होता है। दोनों एक दूसरे के सजा के साल पूछते हैं कि कितने साल की सजा हुई है। खबारोव यानुश के पूछने पर बताता है कि यहाँ से आज तक कोई नहीं भाग पाया है और ये भी बताता है कि कम्युनिस्ट पार्टी या उनके लीडर स्टालिन के अगेंस्ट में कुछ भी मत बोल देना, वरना यहीं पे कोई सोवियत यूनियन का ऑफिसर तुम्हें मार देगा। अब जेल के अंदर का सीन है। यहाँ पे एक रशियन कैदी वल्का भी है जो एक बेरहम कातिल है। वो एक आदमी को सिर्फ इसलिए चाकू मार देता है क्योंकि उसने उस आदमी से उसका स्वेटर मांगा था, लेकिन वो अपना स्वेटर नहीं दे रहा होता है। अब खबारोव यानुश से मिलकर एक प्लान बनाता है कि हमें इस जेल से भाग जाना चाहिए, लेकिन यानुश बोलता है कि भाग तो जाएंगे लेकिन कहाँ जाएंगे, एक तरफ जर्मनी है और ये पूरा इलाका रशिया। तो खबारोव बोलता है कि हम लोग साउथ में भागेंगे और बॉर्डर क्रॉस कर मंगोलिया पहुंच जाएंगे, लेकिन ये सफर बहुत लंबा होगा क्योंकि मंगोलिया हजारों किलोमीटर दूर है और अभी सर्दी भी बहुत है और हमें खाना भी इकट्ठा करना होगा सफर के लिए। अब ये लोग हर रोज खाना बचा के इकट्ठा करने लग जाते हैं। अब एक दिन सारे कैदी जंगल से लकड़ियां काट लौट रहे थे, लेकिन बर्फीली हवा चलने से कुछ लोग मरने लग जाते हैं। स्मिथ बोलता है कि हमें खुली मैदान से जंगल में जाना चाहिए वरना सारे मारे जाएंगे, लेकिन गार्ड उस पर गन तान देता है क्योंकि उसको डर था कि वहां से कैदी न भाग जाएं। लेकिन स्मिथ ऑर्डर के खिलाफ जंगल में जाता है अपनी जान बचाने। तो फिर वो गार्ड सभी कैदी को जंगल में जाने के लिए बोलता है। अब अगले दिन सारे कैदियों को लाइन में खड़ा कर दिया जाता है और स्मिथ और कुछ कैदियों को एक खदान में काम करने की सजा मिलती है क्योंकि ये लोग अपनी जान ठंड से बचाने के लिए जंगल में गए होते हैं। यानुश को भी सजा मिलती है। इन सब लोगों को एक खतरनाक से खदान में भेजा जाता है। यानुश को हेलुसिनेशन होने लग जाते हैं जिसमें उसको अपना घर दिखता है। अब स्मिथ उसको होश में लाता है। यानुश बोलता है कि मैं यहाँ नहीं रह सकता और वो स्मिथ को खबरों का भागने वाला प्लान बता देता है। तो स्मिथ बोलता है कि उसने मुझे भी बोला था जब मैं यहाँ आया था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। लेकिन यानुश पूछता है कि मेरे साथ क्यों भागना चाहते हो और उसके साथ क्यों नहीं भागे। तो स्मिथ बोलता है कि तुम्हारे अंदर इंसानियत है, अगर मैं भागते हुए बीमार पड़ा या कुछ दिक्कत हुई तो तुम मुझे छोड़ के नहीं भागोगे। अब 8 लोग इस भागने के प्लान का हिस्सा होते हैं। इसमें यानुश, स्मिथ, खबरोव, वल्का, एक टोमास नाम का आर्टिस्ट, एक प्रीस्ट जिसका नाम वॉस है, एक काजिक नाम का लड़का जिसको रात में दिखाई नहीं देता और जोरान जो एक अकाउंटेंट है। अब एक रात काफी तेज बर्फबारी हो रही थी। यानुश बोलता है कि यही टाइम है भागने का, क्योंकि भागने पे हमारे पैरों के निशान इस बर्फ में मिट जाएंगे और गार्ड्स को पता ही नहीं चलेगा कि हम किस डायरेक्शन में भागे हैं। लेकिन खबरों को अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये लोग सर्दियों के खत्म होने का इंतजार नहीं कर रहे हैं और इस खतरनाक ठंड में भागने का प्लान कर रहे हैं। वो नहीं आता इन लोगों के साथ। अब जनरेटर को बंद कर दिया जाता है ताकि अंधेरा रहे, लेकिन जनरेटर सिर्फ 10 मिनट के लिए ही बंद रह सकता है। तो ये लोग तुरंत जंगल की तरफ भागते हैं। गार्ड्स को पता चलता है कि कुछ लोग भागे हैं और फिर गार्ड्स कुत्ते छोड़ देते हैं, लेकिन ये सारे लोग काफी आगे निकल जाते हैं। लेकिन इतनी तेज हवा में ये लोग ठीक से देख नहीं पा रहे होते हैं क्योंकि चेहरे पे काफी तेज बर्फीली हवा लग रही होती है। लेकिन यानुश वल्का का चाकू मांग लेता है और पेड़ों की छाल काट कर सबके लिए मास्क बनाता है और फिर सारे लोग मास्क लगा के थोड़ा आसानी से आगे बढ़ने लग जाते हैं। अब सुबह हो जाती है और हर तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। खूबसूरत नजारे लेकिन उतने ही बेरहम। अब ये लोग अपना सारा खाना जो इकट्ठा किया था वो आपस में बांटने लग जाते हैं। लेकिन यानुश तभी देखता है वल्का ने खबरों का कोट पहना है। लेकिन वल्का फिर कहता है कि वो गार्ड्स को बताने जा रहा था तो मैंने उसे समझा दिया। अब खबरों को उसने मार दिया या छोड़ दिया ये नहीं पता चलता। लेकिन स्मिथ यानुश को बोलता है कि तुम वल्का को लेके क्यों आए, वो तो एक कातिल है। लेकिन यानुश बोलता है कि उसके पास एक चाकू है और हमें उसकी जरूरत है। अब इन लोगों के पास खाना बहुत
बहुत कम बचा होता है तो वल्का बोलता है कि हम लोग किसी गांव से चुरा लेते हैं, लेकिन यानुश बोलता है कि अगर पकड़े गए तो हम लोगों को मार दिया जाएगा। अब फिर से रात हो जाती है तो ये लोग ठंड से बचने के लिए जंगल में लकड़ियां लेने जाते हैं। काजी भी जाता है लेकिन वो रास्ता भटक जाता है क्योंकि उसको रात में ठीक से दिखाई नहीं देता। अब बाकी लोग काजी को खोजते हैं लेकिन वो नहीं मिलता। कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरा चैनल बिल्कुल नया है और आप लोगों की सपोर्ट की सख्त जरूरत है। प्लीज 1000 सब्सक्राइबर जल्दी कर दीजिए मेरे। अब कहानी पे वापस लौटते हैं। अब सुबह का सीन है और ये सारे लोग देखते हैं कि काजी वहीं पास में बैठा हुआ था और ठंड में जम के मर चुका है। ये बेहद दर्द भरा सीन होता है। एक अनजान लड़का अपनी आजादी के लिए भागा लेकिन सिर्फ एक दिन ही जिंदा रह पाया। अब ये लोग उसको वहीं दफना देते हैं और आगे निकल जाते हैं। अब इन लोगों को कई दिन हो जाते हैं। ये लोग अब बर्फीले इलाके से काफी आगे निकल चुके हैं और इनके पास खाना पीना नहीं है। काफी हालत खराब है। वल्का एक कीड़ा उठा के खाता है। एक दिन ये सब सो रहे थे तो स्मिथ आके सबको उठाता है क्योंकि जानवर के गुर्राने की आवाज आई थी। वो लोग वहां जाके देखते हैं तो कुछ भेड़ियों ने एक शिकार किया था। ये सारे मिलकर उन भेड़ियों को भगा देते हैं और वही शिकार जानवरों जैसा खाते हैं। अब यानुश बोलता है कि मैं आगे देख के आता हूँ कि कोई लेक है कि नहीं, क्योंकि उसके अंदाजे से इस रास्ते पे एक लेक है और वहाँ मछलियाँ पकड़ सकते हैं। बाकी लोग काफी कमजोर हो चुके हैं तो आगे नहीं जा पा रहे होते। यानुश बोलता है कि अगर मैं एक हफ्ते में वापस नहीं आया तो समझ जाना कि मैं जिंदा नहीं बचा। वो अब अकेले ही आगे बढ़ता है। उसको बहुत ठंड लगती है, बारिश में भीगता है, काफी दिक्कतें होती हैं उसको। और फिर से उसको हेलुसिनेशन होता है और वो अपने घर को देखता है और एक पत्थर जिसके नीचे घर की चाबी होती है। अब वो वापस किसी तरह अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है और बताता है कि यहाँ से 3 दिन पे वो लेक है। अब अगली सुबह वो लोग फिर से आगे बढ़ते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि उन लोगों का कोई पीछा कर रहा है। ये लोग उसको पकड़ लेते हैं। वो एक लड़की होती है जिसका नाम इरेना है और बोलती है कि कम्युनिस्टों ने उसके पेरेंट्स को मार दिया है और उस पर काफी जुल्म किया गया है। स्मिथ इस लड़की का झूठ पकड़ लेता है कि जो ये बोल रही है वो सच नहीं और इसको साथ में लेने का मतलब है कि खाना वैसे भी कम है और इसको भी देना होगा। तो इस लड़की को सारे लोग पीछे छोड़ आगे बढ़ जाते हैं। अब ये सारे लोग उस लेक तक पहुंच जाते हैं जो बेहद खूबसूरत है और फिर इनकी किस्मत चमकती है और देखते हैं कि कीचड़ में एक हिरन फंसा हुआ है और फिर उस हिरन को पकड़ लेते हैं और अब इनके पास काफी खाना है। लेकिन तभी वॉस जो एक प्रीस्ट भी है उसको इरेना की याद आती है और वो उस लड़की को खोजने जाता है और रात तक उसको वापस ले आता है और फिर इरेना को इस ग्रुप में शामिल कर लिया जाता है। अब सारे लोग हिरन को पका पेट भर खाते हैं। आज की रात ये लोग गहरी नींद सोते हैं क्योंकि आज इतने दिनों बाद इन लोगों ने पेट भर खाना खाया होता है। अब अगली सुबह ये लोग नहाना धोना करते हैं, अच्छे से पानी पीते हैं। यहाँ कुछ और टाइम बिताने के बाद ये लोग फिर से आगे का सफर शुरू कर देते हैं। अब इरेना स्मिथ को सच बता देती है कि उसने पहले झूठ बोला था। वो बताती है कि उसके पेरेंट्स कम्युनिस्ट थे जिसको उन्हीं की पार्टी के लोगों ने मार दिया होता है और इसलिए वो यहाँ से भागना चाहती है और वहां जाएगी जहाँ कोई कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट ना हो। धीरे धीरे ये लोग मंगोलिया के बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं जहाँ एक सुंदर सा गाँव है। अब तक इनका सफर बहुत मुश्किलों भरा था, जहाँ इन लोगों ने बर्फीले तूफान का सामना किया, पहाड़ों को पार किया, ठंड में दुबके रहे, भेड़ियों से खाना छीन खाया। अब लगा कि इनकी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी क्योंकि ये लोग साइबेरिया से दूर एक अलग ही देश में आ गए हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं लेकिन वल्का बोलता है कि मैं आगे नहीं जाऊंगा, मुझे यहीं रुकना है और वो फिर इस ग्रुप से अलग होकर एक गांव में चला जाता है। लेकिन बाकी लोग उलान बाटर जो एक मंगोलिया का फेमस सिटी है उधर जाने लगते हैं। आगे बढ़ने पे देखते हैं वेलकम वाले एंट्री गेट पे स्टालिन का फोटो लगा है, मतलब मंगोलिया में भी कम्युनिस्टों का राज हो चुका है। अभी लोग और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं एक बुद्धिस्ट टेम्पल और मोनास्ट्री को तहस नहस कर दिया गया है। बहुत सारे बुद्धिस्टों को मार दिया गया है और जमीन से उनके नर कंकाल दिख रहे हैं क्योंकि कम्युनिस्टों ने रिलीजन को बैंड कर दिया है। अब ये लोग समझ जाते हैं कि यहाँ रुके तो फिर पकड़े जाएंगे। तो फिर पूरा ग्रुप डिसाइड करता है कि वो लोग आगे बढ़ेंगे और चाइना और फिर तिब्बत होते हुए इंडिया जाएंगे क्योंकि वहाँ पे ब्रिटिश राज है ना कि कम्युनिस्ट हैं और वहाँ पे ये लोग सेफ रहेंगे। अब तक इन लोगों ने लगभग 5000 किलोमीटर का पैदल सफर किया है। अभी लोग चाइना की तरफ जाते हैं तो रेगिस्तान शुरू हो जाता है और इस रेगिस्तान में इनकी हालत खराब हो जाती है। ये लोग भूखे और बहुत ज्यादा प्यासे हैं और धूप ने इनके स्किन को लाल कर दिया है, होंठ सूख चुके हैं। पहले ठंड से परेशान थे और अब गर्मी से। रास्ते में स्मिथ बोलते हैं कि उधर कुछ पेड़ दिख रहे हैं और वहाँ पानी हो सकता है, लेकिन यानुश बोलता है कि वो गलत रास्ता है और एक भ्रम भी हो सकता है क्योंकि रेगिस्तान में अक्सर भ्रम होता है। लेकिन स्मिथ और बाकी लोग उसी तरफ जाने लगते हैं तो यानुश को भी मजबूरी में उनके पीछे जाना होता है और फिर वहाँ दिखता है एक कुआं। अब ये लोग भर पेट पानी पीते हैं, रात वहीं बिताते हैं। ग्रुप कहता है कि हम लोगों को कुछ दिन और यहीं रुकना चाहिए, लेकिन यानुश बोलता है कि अगर कुछ दिन और रुके तो भूख से मर जाएंगे क्योंकि यहाँ सिर्फ पानी है, खाना नहीं। अब अगली सुबह ये लोग ढेर सारा पानी पीते हैं और जितना पानी ले सकते थे लेके चाइना की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। लेकिन बहुत जल्द रेतीला तूफान आ जाता है और ये सारे लोग उसमें फंस जाते हैं। कुछ टाइम बाद रेतीला तूफान जब खत्म होता है और ये किसी तरह बचते हैं, लेकिन इरेना बार बार गिर जा रही थी। अभी लोग उसके पैर देखते हैं तो पता चलता है कि वो सूज चुके हैं और वो चलने की हालत में नहीं, वो आगे नहीं चल सकती। तो वो एक बेहद इंसानी जज्बा दिखाता है, उसको अपनी गोद में उठा के आगे बढ़ता है। लेकिन थोड़ा ही आगे बढ़ने पे देखता है इरेना अब अपनी अंतिम सांसें ले रही है। अब इरेना हिम्मत हार चुकी है, वो बेहद थकी हुई होती है और उसमें कोई ताकत नहीं बची और अब उसकी डेथ हो जाती है। एक मायूसी का एहसास होता है सभी को क्योंकि वो भी इस ग्रुप का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन अब ग्रुप क्या करता, तो ये लोग उसको वहीं दफन करके आगे बढ़ जाते हैं। अब सिर्फ 5 लोग बचे हैं और आगे
बढ़ते रहते हैं, लेकिन इन पांचों की भी हालत खराब ही है, चलने लायक नहीं होते। फिर भी जान बचाने के लिए अपनी जान पे खेल आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन अब की बार टोमास चलते हुए गिर जाता है और उसकी भी डेथ हो जाती है, उसको भी दफन कर देते हैं। अब सिर्फ 4 लोग ही बचे हैं। ये लोग फिर से आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी भी बहुत लंबा सफर तय करना है। अब इन लोगों को दूर पे पहाड़ दिखाई देता है, मतलब अब रेगिस्तान का रास्ता खत्म हो रहा है। तभी स्मिथ गिर जाते हैं, उनकी हालत खराब है और वो बोलते हैं कि मुझे छोड़ के आगे बढ़ जाओ। लेकिन यानुश बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। यानुश बाकी लोगों को बोलता है कि तुम आगे जाके पानी खोजो और मैं स्मिथ के साथ पीछे आऊंगा। और फिर रात तक यानुश स्मिथ को लेकर फिर से अपने ग्रुप के पास पहुंच जाता है। ये सारे बेहद भूखे प्यासे हैं, इनके पास कोई खाना नहीं। तभी इन लोगों को एक चट्टान से पानी रिसता हुआ दिखाई देता है। ये सारे लोग उसमें से पानी चाटते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत टाइम से पानी नहीं पिया होता और गर्मी अपने चरम पे थी। यानुश को एक सांप दिखता है, वो उसको पकड़ मार देता है। अब सीन में दिखता है ये लोग एक टेंट बना के आराम करते हैं और सांप की खाल उतार उसको एक पत्थर पे पका रहे होते हैं क्योंकि इतनी तेज धूप थी वहां कि कुछ भी पक जाए। अब रात हो चुकी है, सांप खा के और पानी चाट कर इनको थोड़ी ताकत मिलती है। अब यानुश स्मिथ के पास आके बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारे बेटे को रशियंस ने मारा है और मुझे तुम्हारे बेटे का नाम भी पता है, क्या मैं उसका नाम ले सकता हूँ? स्मिथ के बेटे का नाम डेविड होता है। अब स्मिथ अपनी कहानी बताता है, वो अपने बेटे को लेकर रशिया आया था, लेकिन सोवियत यूनियन के सिपाहियों ने दोनों को जासूसी के आरोप में पकड़ लिया और डेविड को मजबूर किया था कि वो मेरे ही खिलाफ गवाही दे। डेविड मजबूरी में गवाही देता है, लेकिन फिर डेविड को मार दिया जाता है और मुझे जेल हो जाती है। ये ठीक वैसी ही कहानी है जैसा यानुश का होता है। उसकी वाइफ को भी मजबूर कर उसके खिलाफ गवाही दिलवाया था, लेकिन यानुश बोलता है कि मुझे पता है मेरी वाइफ जिंदा है और वो पछता रही होगी, इसलिए मैं हर हाल में उसके पास जाना चाहता हूँ ताकि उसे पता चल जाए कि मैं जिंदा हूँ और उसको गिल्ट फील ना हो। यानुश डेविड का नाम इसलिए लेता है ताकि स्मिथ के अंदर एक उम्मीद भर सके और वो फिर से आगे जाने के लिए तैयार हो जाए। यही थी यानुश की एक बेमिसाल इंसानियत, जो खुद भूखा प्यासा है लेकिन स्मिथ का साथ नहीं छोड़ रहा। अब अगली सुबह ये लोग फिर से सफर शुरू करते हैं और कुछ दिनों बाद उनको एक बहती नदी मिलती है। उनके लिए एक अमृत जैसा होता है, उसमें ये लोग नहाते हैं और जी भर पानी पीते हैं। अब कुछ दिन और चलने पे इन लोगों को द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिखता है। ये लोग खुश हो जाते हैं कि फाइनली चाइना पहुंच गए, लेकिन इनको अभी और आगे तिब्बत जाना होता है। तो ये लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। अब इनके सामने फिर से बर्फीले पहाड़ होते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग पैदल चलते हुए तिब्बत पहुंच जाते हैं। और फिर एक तिब्बती आके इन लोगों को नमस्कार करता है और फिर इन लोगों को लासा शहर दिखाता है। फिर यानुश पूछता है कि इंडिया कहाँ है, तो फिर वो तिब्बती हिमालयन रेंज दिखाता है और बोलता है कि उसके पार है इंडिया। अब इन लोगों को एक घर में लाया जाता है और काफी बर्फ गिर रही होती है। इनको खाना पीना दिया जाता है। तिब्बती लोग बोलते हैं कि अगर इंडिया जाना है तो एक पहाड़ी रास्ता है जो इंडिया के सिक्किम से मिलता है, वहाँ बहुत से लोग जाते हैं, लेकिन अभी मत जाना क्योंकि ठंड का मौसम है और इस टाइम बहुत बर्फबारी होती है। अभी ये लोग रात बिताते हैं वहाँ और स्मिथ बोलता है कि मैं आगे नहीं जाऊंगा, मैं लासा सिटी जाऊंगा और वहाँ पे मेरा कोई कॉन्टेक्ट है जो मुझे मेरे घर अमेरिका पहुंचा देगा। वॉस और जोरान बोलते हैं कि हम लोगों को ठंड खत्म होने का इंतजार करना चाहिए, लेकिन यानुश बोलता है कि अगर यहाँ रुक गए तो फिर हमें आराम की आदत हो जाएगी और फिर हम लोग आगे नहीं जा पाएंगे। वो बोलता है कि मैं तो जाऊंगा। अगली सुबह वो अकेला ही निकल पड़ता है। बाकी लोग जब उठते हैं तो देखते हैं यानुश वहाँ नहीं है, तो फिर वॉस और जोरान भी उसको आवाज लगाते हुए पीछे जाने लग जाते हैं और स्मिथ लासा चला जाता है। अब सीन में दिखता है यानुश, वॉस और जोरान ऊंचे पहाड़ों के रास्ते फिर से कठिन यात्रा पे निकल गए हैं। बर्फबारी में भी नहीं रुकते, ऊंचे संकरे रास्तों में जान जोखिम डाल आगे बढ़ रहे हैं। और फिर ये लोग एक दिन हिमालय पार कर सिक्किम पहुंच जाते हैं। ये लोग चाय के बागानों के रास्ते में होते हैं और जहाँ औरतें और बच्चे होते हैं। फिल्म में इंडिया का बहुत ही वेलकम नेचर दिखाया है और वहाँ के लोग नमस्ते बोलते हैं इन लोगों को। इनके चेहरे पे आज पहली बार इतने महीनों में खुशी दिखाई देती है। वो समझ जाते हैं कि अब वो सेफ हैं। यानुश, वॉस और जोरान ने 6400 किलोमीटर का लंबा सफर तय कर इंडिया पहुंचते हैं। इनसे एक सिक्किम पुलिस का जवान पासपोर्ट मांगता है, लेकिन यानुश कहता है कि हमारे पास पासपोर्ट नहीं। तो पुलिस का जवान बोलता है कि कोई बात नहीं, आ जाओ। एक गांव वाला पूछता है कि कहाँ से आए हो, तो ये लोग बताते हैं कि साइबेरिया से पैदल। तो ये बात जान पूरे गांव वालों को आश्चर्य होता है कि कितनी बहादुरी का काम है और सारे लोग ताली भी बजाते हैं। इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प से वॉस और जोरान तो अपने देश चले जाते हैं, लेकिन यानुश अभी भी अपने घर नहीं जा सकता क्योंकि पोलैंड में कम्युनिस्टों का राज है। इसलिए 45 सालों तक वो अलग अलग देशों में अपनी जिंदगी बिताता है और फिर साल 1989 में पोलैंड को आजादी मिलती है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट से। पोलैंड अब एक आजाद देश है। अब फिल्म के लास्ट सीन में दिखता है यानुश अपने घर पहुंच जाता है और ये वही सीन होता है जो वो बार बार हेलुसिनेशन में देखता था। अब वो पत्थर के नीचे से चाबी निकाल दरवाजा खोलता है, अपनी वाइफ को देखता है, वो बूढ़ी हो चुकी है। यानुश भी अब काफी बूढ़ा है। दोनों एक दूसरे को गले लगा रोने लग जाते हैं। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। ये बहुत ही मार्मिक कहानी है। अपने घर परिवार से दूर, जहाँ से वापसी का कोई उम्मीद नहीं और हर वक्त जान खतरे में है, वहाँ से लौट कर वापस आ जाना और इतना धैर्य बना के रखना हर किसी के बस की बात नहीं। सलाम है यानुश और उसके दोस्तों को। कहानी अच्छी लगी दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज।